दिया जैसी बहू पाकर मीना बहुत खुश थी। आखिर होती भी क्यों ना, उसे ठीक वैसी ही बहू जो मिली थी जैसे उसने चाही थी। ऐसे ही एक दिन दिया अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है। माँ जी जल्दी से खाने की टेबल पर आ जाइए, आपका लंच तैयार हो चुका है। अरे बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना सब कुछ तू कैसे कर लेती है? खाने की खुशबू से तो लग रहा है कि तूने कुछ आज स्पेशल बनाया है। हाँ माँ जी, स्पेशल तो बना है, आप बस आकर अब लंच कर लीजिए। अब मीना लंच करने के लिए बैठती है कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। दिया जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है कि उसकी एक पड़ोसन हाथ में सब्जी लेकर आई है। अरे आंटी जी, आप यहाँ, और ये सब्जी किससे लेकर आई है? मुझे तो तेरी सास ने ही खाने पर बुलाया था। अब पहली बार तेरे घर खाने के लिए आ रही हूँ तो खाली हाथ थोड़ी आ सकती थी, इसीलिए सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों की बनी रात की सब्जी तेरे लिए ले आऊँ। अब तेरी सास तो लहसुन प्याज खाती नहीं, तो सोचा तेरे लिए ही लेकर आ जाऊँ। इसलिए तो बहन तुम्हें यहाँ बुलाया है। एक बार मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देखो, लहसुन प्याज भूल जाओगी। और वैसे भी हिंदुओं को सादा खाना ही खाना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, पर क्या करें, हम तो शुरू से ही लहसुन प्याज खाते आए हैं ना। पर अब तुम इतना जिद कर रहे हो तो एक बार मैं भी खाकर देख लेती हूँ तुम्हारी बहू के हाथ का खाना। अब मीना अपनी पड़ोसन के साथ खाना खाती है। घर पर आई पड़ोसन को भी दिया के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और वो दिया से कहती है, बहू तू तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है, तेरे हाथ में तो जादू है। मीना बहन, तुम बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझसे भी अच्छा। मुझे भी सिखा दो बिना लहसुन प्याज का खाना, देखो कितना अच्छा खाना बना है। हाँ हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। वैसे आपने भी राजमा की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, और बहुत दिनों बाद मैंने लहसुन प्याज की सब्जी खाई। जब से शादी हुई तब से तो मैं लहसुन प्याज खाना ही भूल गई थी। बहू, मैं जानती हूँ ऐसा खाना खाने के लिए तेरा मन मचल रहा होगा, इसीलिए मैं तेरे लिए राजमा की सब्जी मंगवा लाई। सब खाना खाते हुए आपस में बात कर रहे थे कि तभी दिया का फोन आता है और वो अपनी बचपन की दोस्त नूर से बात करने लगती है। हेलो, कौन? भूल गई मुझे? मैं तेरी बचपन की दोस्त नूर बोल रही हूँ। नूर, ये तू है? आखिर तुझे इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई, और तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? बता, तेरी शादी हो गई है क्या? अरे एक साथ इतने सारे सवाल। हाँ, मेरी शादी हो गई और तेरा नंबर मुझे तेरी मम्मी ने दिया है। और खुशी की बात तो ये है कि मेरी शादी भी तेरे शहर में हुई है। अब हम दोनों बचपन की दोस्त एक ही शहर में हैं, वो भी एक ही मोहल्ले में। क्या तू सच बोल रही है? अगर ऐसी बात है तो जल्दी से अपना घर बता, मैं अभी तुझसे मिलने आ रही हूँ। अब जैसे ही दिया को पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त नूर उसी के मोहल्ले में है तो दिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से पागल हो जाती है। ये देखकर मीना अपनी बहू से कहती है, अरे दिया बहू, क्या हो गया तुझे? तू इस तरह से क्यों चिल्लाई? ऐसा कौन सा खजाना लग गया तेरे हाथ? अब दिया अपनी सहेली का फोन काटकर अपनी सास को नूर के बारे में बताती है। माँ जी, मैं अपनी बचपन की सहेली से बात कर रही थी। आपको पता है आज कितने सालों बाद हम दोनों की बात हुई है, और खुशी की बात तो ये है कि मेरी सहेली भी इसी मोहल्ले में है। मैं उससे मिलने उसके घर जा सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है। अब तू फिक्र मत कर, जब तेरा दिल करे तब तू अपनी दोस्त से मिलने के लिए चली जाना। अब मीना से आज्ञा मिलने के बाद मानो जैसे दिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया तैयार होकर नूर के घर जाती है। कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। जब से तेरी शादी हुई तू तो मुझे भूल ही गई थी। वैसे कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब ठीक तो चल रहा है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे ससुराल में भी सब बहुत अच्छे। मेरी सास तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार करती है, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे बिना सवाल पूछे मुझे तेरे घर आने दिया। अच्छा, तेरे घर में कौन कौन है? कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे घर में मैं, मेरे पति अकेले रहते हैं। इनकी सरकारी नौकरी है ना, तो सरकार की तरफ से इनका जहाँ भी ट्रांसफर होता है ये मुझे अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, बातें बाद में करते रहेंगे, तू बैठकर कुछ खा ले। मैंने तेरे लिए नॉनवेज बनाया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुझे पसंद है। क्या नॉनवेज? नूर यार, मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे पता है जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने लहसुन प्याज भी खाना छोड़ दिए, और आज इतने दिनों बाद तेरे हाथ का नॉनवेज खाऊंगी। वाओ मुझे ना बहुत खुशी हो रही है। अब तू जल्दी से खाना लगा दे बस। अब नूर और दिया एक साथ खाना खाते हैं और थोड़ा सा खाना नूर दिया के लिए पैक कर देती है और उसे देते हुए कहती है, यार दिया, तू तो बता रही थी कि जब से तेरी शादी हुई है तब से तूने लहसुन प्याज भी नहीं खाया, और तू अपने साथ नॉनवेज लेकर घर जा रही है। तेरी सास कुछ बोलेगी नहीं क्या? अरे नूर, तो इसकी टेंशन क्यों लेती है? मेरी सास बहुत अच्छी है, वो खाने पीने के मामले में मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करती।
उल्टा वो तो खुद मोहल्ले की पड़ोसन से मेरे लिए लहसुन प्याज वाली सब्जी बनवा कर मांग लेती है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अब दिया अपने साथ नॉनवेज लेकर घर आती है और उसे बड़े चाव से खाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नूर दिया की मनपसंद बिरयानी बनाकर लेकर आती है। नूर को देखकर पहले तो मीना बहुत खुश होती है और उससे बातें करती है, पर जब उसे पता चलता है कि नूर खाने में बिरयानी लेकर आई है तो मीना का पारा गर्म हो जाता है। ए लड़की, तू मेरी बहू की दोस्त थी, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ आने दिया और अपनी बहू को तेरे साथ जाने दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुसलमान होके हिंदू के घर में मांस मच्छी के मीट लेकर आए। पर मेरे घर का खाना तो अक्सर आपके घर में आता है और मेरे हाथ का बना खाना दिया को बहुत पसंद है। कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए आखिरी बार मैं अपने दोस्त के लिए ही बिरयानी बनाकर लाई थी। क्या? इतने दिनों से मेरे घर में एक मुसलमान के घर से खाना आ रहा था और मुझे पता भी नहीं है? दिव्या बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुझे पता नहीं है क्या कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं? माँ जी आप नूर को कुछ मत बोलिए, उस बेचारी को कुछ नहीं पता। उसने तो मुझे मना किया था, पर मुझे ही लगा था कि आपको मुसलमान के घर खाने से कोई एतराज नहीं होगा। अगर मुझे पता होता कि आप इतना ज्यादा भेदभाव करती हैं, तो मैं कभी भी नूर के घर खाना अपने घर में नहीं लाती। बहू तू कहना क्या चाहती है? नहीं माँ जी, मैं नहीं जानती थी कि आप मुसलमानों से इतनी नफरत करती हैं। नूर मेरी बचपन की दोस्त है और वैसे भी ये खाना आपके लिए नहीं मेरे लिए लेकर आई है और खाना बहुत प्यार से बनाया है। और ये बिरयानी पूरी तरह से वेजिटेरियन है। मैं नॉनवेज खाती थी, वो भी छोड़ दिया है। और मेरी दोस्त ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि आप नॉनवेज नहीं खाती हो, इसलिए वो वेज बिरयानी लेकर आई है। पर उसे क्या पता था कि आप उसके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगी। नूर मुझे माफ कर दे। अपनी सास की गलती की माफी दिया अपनी दोस्त से मांगती है। अब नूर भी अपना खाना लेकर वापस चली जाती है। नूर के जाने के बाद दिया अब बहुत उदास रहने लगी थी। अपनी बहू को ऐसे उदास देखकर मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तूने ये सब कुछ सहा और कहीं ना कहीं तूने अपने परिवार के लिए जो कुछ भी तुझे पसंद था वो सब कुछ तूने छोड़ दिया। और सच बताऊं तो मुझे उस दिन गुस्सा आ गया जब मैंने बिरयानी का नाम सुना। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब कभी भी तेरे खाने पीने पे कोई भी रोक टोक नहीं लगाऊंगी। तुझे नॉन वेज वेज जो भी खाना है तू आराम से खा सकती है। अपनी सास की ये बात सुनकर दिया सारी पुरानी बातों को भूल जाती है और दोनों सास बहू एक बार फिर पहले की तरह रहने लगते हैं। सुमन के बेटे की अभी शादी हुई थी। सुमन अपनी बहू घर में लाकर बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी बहू सर्वगुण संपन्न संस्कारी जो थी। ऐसे ही एक दिन सब साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी सुमन और उसका पति विनोद अपनी बहू राधा और बेटे अमर से बोलते हैं, अमन बेटा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है तो तुम दोनों हनीमून पर क्यों नहीं जाते? पर माँ जी, घर में हमारे अलावा आप दोनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम आप दोनों को अकेला छोड़कर हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? अभी तुम्हारे सास ससुर इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि अगर उनके बहू बेटे घर से कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएं तो वो अकेले घर में रह ना सके। इसीलिए तुम दोनों हमारी फिक्र मत करो और आराम से हनीमून पर जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तुम दोनों एक भी बार अकेले कहीं गए नहीं हो। ठीक है माँ, अगर आप और पापा यही चाहते हैं तो मैं और राधा कुछ दिनों के लिए शिमला हनीमून के लिए चले जाएंगे। अब सुमन और विनोद के कहने पर अगले ही दिन अमर राधा को लेकर शिमला हनीमून के लिए चला जाता है। अब घर पर सुमन और विनोद बिल्कुल अकेले थे। बहुत दिनों बाद वो दोनों इस तरह से अकेले साथ में थे, इसलिए वो दोनों अकेले बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। और विनोद सुमन के लिए एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुमन, आज कितने सालों बाद इस तरह हम दोनों एक साथ बैठे हैं। पता ही नहीं चला कब हम दोनों माँ बाप से सास ससुर बन गए और अब बहुत जल्द दादा दादी भी बन जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दिन भी क्या दिन थे। इस तरह से वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और विनोद अपने हाथों से सुमन को खाना खिलाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा अमर के साथ हनीमून से वापस आ जाती है। लेकिन वो लोग जब हनीमून से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सुमन की तबीयत थोड़ी खराब है। अपनी सास की खराब तबीयत देख राधा सुमन के पास जाती है। और उससे बोलती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? सुमन, आप ठीक तो हैं? माँ जी, आप ठीक तो हैं? माँ जी, आप ठीक तो हैं?
हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा सर में दर्द है और बार बार उल्टी महसूस हो रही है मुझे। इसी वजह से थोड़ी कमजोरी लग रही है। बाकी मैं ठीक हूँ, तो जाके आराम कर ले, थक गई होगी। लेकिन राधा आराम नहीं करती और अपनी सास की सेवा करने लगती है। लेकिन फिर भी सुमन की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसके बाद विनोद सुमन को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उन लोगों को पता चलता है कि सुमन प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर दोनों के तोते उड़ जाते हैं और कुछ देर बाद घर आते हैं। घर आने के बाद भी सुमन की तबीयत काफी खराब रहती है, साथ ही वो काफी टेंशन में भी होती है। अपने माता पिता को टेंशन में देख अमर अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी। आप मुझे बताइए क्या परेशानी है। अमर की बातें सुनकर सुमन काफी देर तक सोचती है और हिचकिचाते हुए अपने बेटे अमर से बोलती है, अपनी माँ को माफ करना बेटा। जिस उम्र में मुझे और तेरे पिताजी को नाती पोते खिलाने चाहिए, उस उम्र में हम क्या माँ, आपको मुझे बताना होगा। आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझे सच सच नहीं बताया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। वो बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं नहीं जानती कि कब और कैसे क्या हुआ। बस इतना पता है कि इस दुनिया में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और तू किसी का भाई बनने वाला है। यह खबर सुनकर अमर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतनी परेशान क्यों हो रही थी और आपने हमें अब तक क्यों नहीं बताया। ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशखबरी है। लेकिन अमन बेटा, सब क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे। बहू वो क्या सोचेगी। माँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनना तो सौभाग्य की बात है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और मैं राधा से भी बोल दूंगा कि वो आपकी अच्छे से देखभाल करे। देखना, राधा इस सच को स्वीकार कर लेगी। अमर बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ अब दोबारा माँ बनने वाली थी। अब ये बात वो अपनी बीवी राधा को बताता है, लेकिन जब ये बात राधा को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी सास से बोलती है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई माँ जी। अरे कम से कम आप एक बार अपनी उम्र का तो ख्याल रख लेती। अरे इस समय पर मुझे और अमन जी को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था और आप यहाँ प्रेग्नेंट होकर बैठी। कैसा लगेगा जब सब मुझे कहेंगे कि राधा की सास प्रेग्नेंट है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज को, सोचा है आपने। इस तरह से राधा सुमन को खड़ी खोटी सुनाकर चली जाती है और किचन में काम करने लगती है। तभी राधा का ससुर विनोद किचन में आता है और राधा से बोलता है, बहू, तुम्हारी सास गर्भवती है। अब तुम्हें ही घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा, साथ ही अपनी सास का ख्याल भी रखना होगा। माफ करिएगा ससुर जी, पर ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। गुल आप दोनों ने खिलाए हैं तो इसकी भरपाई भी आप दोनों ही कीजिए। मुझसे किसी की सेवा नहीं हो पाएगी। आखिर आप दोनों ने हमें हनीमून शायद इसीलिए भेजा था ताकि हमारे जाने के बाद अकेले घर में आप दोनों रास लीला रचा सके, परंतु आप दोनों का रचाए हुई रास लीला किसी से छुप नहीं सकी। बहू, चिल्लाइए मत ससुर जी, मुझे भी आता है। इस तरह से राधा वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी बहू का ये रूप देखकर विनोद दंग रह जाते हैं। तो वहीं अमर बहुत खुश था, इसलिए वो जब भी शाम को घर आता तो अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ लेकर आता और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राधा जब भी घर से बाहर जाती है तो लोग उसे ताने दिया करते और राधा से ये ताना बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद एक दिन राधा अमर से बोलती है, मैं नहीं जानती कि तुम लोगों के ताने सुनते हो या नहीं, पर मुझसे अब और ताने बर्दाश्त नहीं होते। अभी भी मौका है, तुम माँ जी से जाकर कहो कि वो इस बच्चे को गिरा दें। राधा की ये बातें सुनकर अमर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगाकर उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां वो उसे दिखाता है कि कुछ औरतें जिनकी औलादें नहीं हैं, वो औलादों के लिए कितना तड़प रही हैं और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो इस उम्र में माँ बनने का सुख प्राप्त कर पाई थी। तो वहीं कुछ औरतें ऐसी भी थी जो साइंटिफिक तरीके से इस उम्र में माँ बन रही थी। ये सब देखकर राधा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और राधा से अमर बोलता है, बच्चे का दुख क्या होता है राधा, ये तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम अभी माँ नहीं बनी हो। पर अगर इसी तरह से तुम और कुछ साल तक माँ नहीं बन पाई तो असली ताना क्या होता है तब तुम्हें समझ आएगा। अभी लोगों का काम है बोलना, इसलिए वो कह रहे हैं,
परंतु जब तुम बेऔलाद रह जाओगी तब मोहल्ले वालों की आदत बन जाएगी तुम्हें ताने देने की। फिर तुम्हें इस ताने से भी ज्यादा बुरा लगने लगेगा और फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि एक निर्दोष बच्चे की जान लेना कितना बड़ा पाप है। एक और बात, माँ के माँ बनने से मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। अरे मैं तो खुश हूँ कि मैं भाई बनने वाला हूँ। बहुत जल्द इस दुनिया में मेरा छोटा भाई आने वाला है और तुम्हें भी खुश होना चाहिए, परंतु तुम बाकी लोगों में शामिल होकर मेरी माँ को कोस रही हो। अमर की बातें सुनकर और हॉस्पिटल में लोगों को बच्चों के लिए तड़पता हुआ देख राधा की आंखें खुल जाती है और वो घर आकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है, जिसके बाद राधा खुशी खुशी अपनी सास की सेवा करती है और लोगों के तानों का मुंह तोड़ जवाब भी देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द सुमन एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रमेश एक गरीब परिवार से था। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उसकी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लग पाई थी, क्योंकि रमेश सही से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी शादी नहीं करना चाहता था। पर आसपास के सभी रिश्तेदार रमेश की माँ को ताने देने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रमेश घर पर बैठा होता है, तभी उसकी मौसी आकर अपनी बहन चांदनी से कहती है, अरे चांदनी बहन, तुझे अपने बेटे की शादी करनी भी है या नहीं? तेरा बेटा 30 साल का होने वाला है, जब बुढ़ा हो जाएगा तब करेगी क्या उसकी शादी? अब तू ही बता, मैं रमेश की शादी कैसे करवा दूं? अरे वो तो अभी अपना खर्चा सही से उठा नहीं पाता, कल को उसकी पत्नी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? देख चांदनी, जब तक रमेश की शादी नहीं हो जाती वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा काबिल बन सके तो उसकी शादी करा दे। अगर और उम्र बढ़ी ना तो शादी भी नहीं हो पाएगी और सब अंकल अंकल कहने लगेंगे, वो अलग। चांदनी की बहन उसके कान भरकर चली जाती है। अब चांदनी रमेश को शादी करने के लिए मनाने लगती है और आखिरकार रमेश शादी करने के लिए मान जाता है। रमेश के हाँ करते ही चांदनी बिना कोई देरी किए अपनी बहन को घर बुलाती है और उसे लड़की ढूंढने की बात करती है। दीदी, मैंने ना बड़ी ही मुश्किल से रमेश को तैयार किया है शादी के लिए। अब तुम कोशिश करना कि कोई अमीर लड़की हो जो अच्छा खासा दहेज लेकर आए और दहेज के पैसे भी हमें देगी, तभी मैं अपने बेटे की शादी करवा पाऊंगी। तुम तो जानते हो ना कि कैसे हालात है मेरे घर के। अरे चांदनी, तू फिक्र क्यों करती है? तेरे घर में तो ऐसी बहू लाऊंगी जो अकेले ही पूरा घर का काम संभाल लेगी और तेरे बेटे को भी सीधा कर देगी। बस मुझ पर तू विश्वास रख। अब चांदनी अपनी बहन पर विश्वास कर लेती है और बिना कोई जांच पड़ताल किए अपने बेटे रमेश की शादी खुशबू नाम की लड़की से करवा देती है। खुशबू दिखने में जितनी सुंदर थी वो उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। पर ये क्या, खुशबू अपने साथ अपना सामान ना लाकर अंडों की पेटियां लेकर आती है और साथ में कुछ मुर्गियां भी। अरे बहू, तू अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई है? मेरी दीदी ने तो कहा था कि तू बहुत अमीर है और दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आएगी। तू तो सिर्फ ये अंडे और मुर्गा लेकर आई है। माँ जी, मैं अब चलता फिरता अपना बिजनेस लेकर आई हूँ और आप दहेज की बात कर रही हो। आपकी बहन ने आपको नहीं बताया क्या कि मैं अंडे देने वाली के नाम से फेमस हूँ? यही तो वजह थी कि कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा था। पर जब रमेश ने शादी के लिए हाँ कही तो मैंने भी इस शर्त पर शादी के लिए हाँ कर दी कि आप मेरे काम में दखल नहीं दोगी। क्या? अंडे देने वाली? इसका मतलब ये अंडे तूने दिए हैं बहू? अरे नहीं माँ जी, भला कोई इंसान अंडे दे सकता है क्या? अरे अंडे तो मेरी मुर्गियाँ देती है। बस मेरा बिजनेस अंडे देने वाली के नाम से, सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। और देखो, अब तो मैं घर के बाहर भी पोस्टर लगा चुकी हूँ ताकि कल से मेरे घर पर यहाँ पर भी अंडे लेने वालों की भीड़ जमा हो जाए। वैसे भी माँ जी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इतना बोलकर खुशबू अपने सारे अंडे घर में रखवा देती है। चांदनी एक शाकाहारी औरत थी। अपने घरों में अंडे का व्यापार देखकर उसका सर घूमने लगता है और वो अपनी बहन से इस बात के लिए नाराज हो जाती है। दीदी, तुमने ना ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम तो जानती हो ना कि मैं शाकाहारी हूँ
और तुम मेरे सर पे ये अंडे देने वाली बहू लेकर आ गई हो। अब ये बहू घर में रहेगी नहीं, खुद तेरी बहू देती है। अरे ये तो उसका बिजनेस है और बिजनेस तो बिजनेस होता है। वो लोगों के घर में जाकर अंडे ही तो देती है। पर तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं करता। सोच, क्या पता बहू के साथ रहकर तेरा बेटा भी काम करने लग जाए। और वैसे भी तेरी बहू भी तो अंडे नहीं खाती ना, पर फिर भी ये अंडे देती है। जहाँ तक मुझे पता है अंडा तो शाकाहारी ही होता है। दीदी, खुद को साबित करने के लिए ना कुछ भी मत बोलो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने आप पर विश्वास किया और अंडे देने वाली बहू को घर में ले आई। अब बेचारी चांदनी कर भी कह सकती थी, वो सिर्फ अपना सर पीटती रह जाती है और अपनी बदकिस्मती को कोसती रहती है। अब अगले दिन जब चांदनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बहू घर में नहीं है। अपनी बहू को घर में ना पाकर वो डर जाती है और आसपास के लोगों से अपनी बहू के बारे में पूछने लगती है। बहन, क्या तुमने मेरी बहू को कहीं देखा है? कल ही मेरे बेटे से उसकी शादी हुई थी और आज मेरी बहू लापता हो गई है। चांदनी बहन, तुम्हारी बहू की तो मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। भला फिर मैं कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी बहू को देखा या नहीं। अब घबराती हुई चांदनी आगे रोड पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू हर दुकानदार को जाकर अंडे दे रही है। चाचा जी, यही पास में मेरा घर, और मुझे तो आप जानते होंगे ना, मैं खुशबू अंडे देने वाली। मेरे अंडे बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल ताजे ताजे। और एक राज की बात बताऊं मैं आपको, देसी अंडे दूंगी मैं, वो भी औरों के दाम से थोड़ा सस्ता। अपनी बहू को दुकानदारों को अंडा देता देख चांदनी को याद आता है कि उसकी बहू अंडे देने वाली है, जिसका बिजनेस है। अब चांदनी घर जाती है और जब खुशबू घर आती है तो चांदनी उसे उसके इस काम को ना करने की सलाह देती है। देख बहू, तू अपने शहर में अंडे देने वाली के नाम से फेमस है और यहाँ कोई तुझे नहीं जानता कि तू अंडे देने का काम करती है। इसीलिए ये बिजनेस छोड़ कर ना कुछ और कर ले, ताकि मेरा बेटा भी तेरा हाथ बटा सके। माफ करना माँ जी, अपने घर वालों और समाज से लड़कर मैंने ये काम शुरू किया था, इसलिए अब आपके कहने पर मैं ये काम रोक नहीं सकती। अगर आपको मेरे अंडे देने से इतनी प्रॉब्लम है तो आप इस घर से जा सकती हैं। क्या कहा तूने कि मैं इस घर से चली जाऊं? ये मत भूल कि ये मेरा घर है। चांदनी अपनी बहू पर गुस्सा होती है, पर खुशबू अपनी सास की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशबू अंडे देने वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। अरे चांदनी बहन, तुम्हारी ही बहू अंडे देने का काम करती है ना, उसको बोलो ना हमारे घर में भी अंडे दे दिया करे। चांदनी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चांदनी के घर पर कुछ कर्जदार आते हैं। अरे चांदनी बहन, तुम्हारा बेटा निकम्मा ही बैठा रहेगा। चुपचाप से हमें हमारे पैसे दे दो। अगर तुमने इस महीने हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देंगे। भूलना मत, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए तुमने अपना घर हमें बेच दिया था और उस दिन के बाद से आज तक तुम अपने ही घर में किराए पर रह रही हो। कर्जदारों की धमकी सुनकर खुशबू बाहर आती है और कर्जदारों के हाथों में अंडा देकर उनसे कहती है, माँ जी का बेटा भले कोई काम नहीं करता, पर उनकी बहू का अंडे देने का बिजनेस है। अंडे तो तुम खाते होगे, इसीलिए संडे हो या मंडे जब दिल करे आकर मुझसे ले जाना अपने अंडे। अपना एड्रेस बता दो, मैं ही आकर अंडे दे दिया करूंगी, या फिर बदले में तुम्हें भी इस घर का किराया माफ करना होगा। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर पर इतने अंडे फोड़ूंगी कि कौन सा दिन चल रहा है ये भूल जाओगे। इतना बोलकर खुशबू अब तक जितना भी किराए का पैसा बना था वो सारे कर्जदारों को दे देती है। अब चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी अपनी बहू को अंडे देने के काम को बंद करने के लिए नहीं कहती।